in first chapter, valuation of the plant and machinery, there's a lot of definitions, and this definitions I am covering. जैसे जैसे अभी बात करते जाएंगे वैसे वैसे सारे डेफिनेशन जो पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है वो कवर होती जाएगी, और जो बचेगा दैट आल्सो वी विल कवर. सही है. Yeah. Thank you. Okay. Next, any question? Next, we are going for the cost approach. Keep in the mind who are the valuation in the plant and machinery. आपका cost approach almost cover करता है 25 to 30 marks, including case study. आपके major case studies आते हैं cost approach पे, और कुछ theoretical based जो questions है 5 to 7 marks के, वो cost approach से है. So अगर आपने cost approach सही से prepare कर दिया तो आपके 25 to 30 मार्क्स कवर हो सकते हैं एक ही चैप्टर से. ओके. लैंड एंड बिल्डिंग में भी मेजरली एक जो केस स्टडी होता है वो कॉस्ट अप्रोच पे होता है. अब वो एक केस स्टडी 8 मार्क का है या 12 मार्क का, दैट इज डिपेंड. बट थियोरी में भी आपके 7 मार्क कॉस्ट अप्रोच है और एक 12 मार्क का केस स्टडी, ये दोनों गिन लीजिए तो आपके 20 मार्क कवर हो जाते हैं. तो रियल एस्टेट के लिए भी, वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी ये कॉस्ट अप्रोच मोर ऑफ इम्पोर्टेंट है. हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट्स रिलेटेड टू द प्लांट एंड मशीन. बट वही चीजें डेप्रिसिएशन फाइंड करने का और ये सब जो न्यूमेरिकल्स मेथड है वो सेम है, क्योंकि 3 अप्रोच यूनिवर्सल है. एसेट टू एसेट उसके थोड़ी डेविएशंस हो सकते हैं. ओके. बट जो बेसिक डेफिनेशंस है वो सभी एक ही है. So first of all, what do you mean by the plant and machinery? So plant and machinery means is a class of the tangible asset. We discuss what you mean by the tangible asset. Are held for the production or supply of goods and services. एक उसको products and goods and supply के लिए रखा है, for rental purpose or for administration purpose. Second conditions, if it is expected to use for more than one period. मतलब किसी भी एसेट को गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, रेंटल पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कोई भी कंपनी 1 साल से ज्यादा रखती है तो इट विल प्लांट एंड मशीनरी में कन्वर्ट हो सकता है. ओके. अब जब कॉस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो पहले 2 चीजें आती है. कॉस्ट अप्रोच मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट. कीप इन द माइंड दोनों के लिए सेम ही फंडा है. रिप्रोडक्शन कॉस्ट, रिप्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ करंट क्रिएटिंग द रिप्लिका ऑफ एन एसेट. देखिए जब भी वैल्यूएशन करते हो तो आपकी जो एसेट है वो पुरानी होती है. दैट एसेट में बी 5 years old, 6 years old, 10 years old, 15 years old, or any age. जब वैल्यूएशन करते हो यूजिंग द कॉस्ट अप्रोच, फर्स्ट आपको फाइंड करना है रिप्रोडक्शन कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्रोडक्शन कॉस्ट मतलब अगर आज की डेट में ये मेरी जो एसेट है अंडर वैल्यूएशन, वैसे ही एसेट में नई बनाओ उसके जैसी ही डुप्लीकेट, सो मुझे कितना खर्चा आएगा, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन कॉस्ट. The current cost मतलब आज की डेट की कॉस्ट फॉर क्रिएटिंग रिप्लिका ऑफ एसेट, डुप्लीकेट ऑफ द एसेट. ओके. मेरे पास एक कंप्यूटर है, अगर ये कंप्यूटर मैं आज नया बनाऊं उसके जैसा ही, तो वो कितने में बनेगा, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? The current cost of the similar asset offering the equivalent utility. तो मेरे utilities are prime. Instead of my asset, उसके जैसी asset जो same purpose solve करती हो, उसकी current price क्या है? Okay? जैसे मैं बोला कि कंप्यूटर का एग्जांपल लेता हूं. The computer was based on the tube TV. ओके. डेस्कटॉप था आपका.
तो अभी डेस्कटॉप तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप उसकी रिप्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड नहीं कर पाते। बट अभी जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज अ एलसीडी टीवी और एलईडी, मतलब एलसीडी मॉनिटर एंड सिस्टम्स एंड या एलसीडी मॉनिटर एंड सिस्टम्स। सो भाई दोनों का काम एक ही है, हैविंग इक्विवेलेंट यूटिलिटी, कंप्यूटिंग करना। बट योर डेस्कटॉप and this LCD monitor with system is a similar asset, okay? Not a replica, not a duplicate. So when you are using the cost of the similar asset with the equivalent utility, it's called the replacement cost. अब प्लांट एंड मशीनरी में पता है भाई, कोई 10 साल पहले जो मशीन बना था, आज ऐसा हो सकता है कि वो मशीन बनाना ही बंद कर दिया। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर उसके मॉडल को अपग्रेड किया है, और आज जो हमें मिल रहा है, करंट कॉस्ट मिल रही है, वो उसके अपग्रेडेड प्रोडक्ट की है। सो इट इज अ सिमिलर, काम वही करता है, जो पुराना मॉडल काम करता था यही नया मॉडल काम करता है, बट इट इज नॉट अ रिप्लिका। सही है, डुप्लीकेट नहीं है उसका, उससे अच्छा वाला मॉडल है। सो व्हेन वी आर अडॉप्टिंग दैट cost of the similar asset having a equivalent utility is called the replacement cost. अगर मैं लैंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो समझिए आपका कोई घर है, यू आर डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ द वन बंगलो, और ये बंगला बना है पूरा वुड स्ट्रक्चर से, वुडन स्ट्रक्चर से। सही है। सो बंगलो का जो यूटिलिटी है इज अ रेसिडेंशियल पर्पस। व्हाट यू मीन बाय द रिप्रोडक्शन कॉस्ट? तो रिप्रोडक्शन के कॉस्ट के लिए आप क्या करते हो कि भाई जैसा स्ट्रक्चर है, जो भी मटेरियल है, वो सारा मटेरियल, मतलब सारा बंगला मैं आज वुडन स्ट्रक्चर से बनाऊं तो क्या खर्चा आएगा? सब कुछ मैं वुड यूज करता हूँ, उसकी वॉल वुड, डोर वुड, सीलिंग वुड, छत वुड, सब कुछ वुड है उसमें। ओके, तो इट्स कॉल्ड द रिप्रोडक्शन कॉस्ट। आई एम क्रिएटिंग द रिप्लिका, डुप्लीकेट जो एसेट है उसी की। व्हाट यू मीन बाय रिप्लेसमेंट हियर? भाई ये जो घर है वुड का भले बना हो, इट्स यूटिलिटी इज रहना, आसियाना है। बट आई एम क्रिएटिंग दिस विद अ सिमिलर। मैं घर आज की टेक्नोलॉजी, भाई आज तो वुड की जगह ब्रिक्स यूज होती है, स्लैब में आरसीसी यूज होता है। तो आज की मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं घर बनाता हूँ तो कितना खर्चा होता है, क्योंकि ये भी घर है, ये भी घर है, दोनों की यूटिलिटी सेम ही है, ये इसमें भी रहना है, इसमें भी रहना है। सो आज की मटेरियल एंड आज की टेक्नोलॉजी से आप नया घर बनाओगे, सो क्या खर्चा आएगा? इट्स कॉल्ड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। भाई ये वुडन स्ट्रक्चर पुराना है, उसके उसको रिप्लेस करता हूँ करंट टेक्नोलॉजी एंड करंट मटेरियल से, तो कितना खर्चा आएगा? इट्स कॉल्ड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो कीप इन द माइंड difference between the reproduction cost and replacement cost. Reproduction cost as a current cost of creating duplicate or replica with the same material and same technology of the asset, while replacement cost is a current cost of a similar asset having an equivalent utility. Okay? जब भी replacement cost find करते हो plant and machinery की, so it replacement cost, the cost of the replacing existing asset with an identical or similar new asset having a similar productions or capacity, and it's include cost of the transportations, installations, commissioning, consultants fees, non-recurring taxes, duties and all कुछ, ये सब का खर्चा आपको ऐड करना पड़ेगा। मीन्स ऑफ सिंपल, you are doing the valuations which is a serviceable conditions, asset in a serviceable conditions। तो एसेट को सर्विसेबल कंडीशन लाने का जो भी खर्चा होगा, दैट एक्सपेंस, वो सारी कॉस्ट आपको ऐड करनी है टू फाइंड द रिप्रोडक्शन कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मॉडर्न इक्विवेलेंट एसेट, पुरानी एसेट के बदले में जो पुराना मॉडल था, हमारा पुराना एसेट है, उसकी जगह
सेम यूटिलिटी वाला आज कौन सा एसेट अवेलेबल है, इट्स कॉल्ड द मॉडर्न इक्विवेलेंट एसेट। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल द एयर कंप्रेसर। हमारा एयर कंप्रेसर था 2011 का मॉडल एबीसी, कैपेसिटी इज 50 सीएफएम। आज की डेट में ये क्या 2011 की, आज 12 साल के बाद कंपनी ने क्या किया, मॉडल एबीसी बनाना बंद कर दिया है। उसकी जगह आज सेम कंपनी बना रही है मॉडल XYZ, कैपेसिटी था 50 सीएफ। दोनों की कैपेसिटी सेम है, मॉडल नंबर चेंज हो गए क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स किए हैं। और आज की डेट में इंप्रूव्ड प्रोडक्ट हमारे पास है मॉडल XYZ विद कैपेसिटी ऑफ द 50 सीएफएम। सो ये जो नया मॉडल है, इट्स कॉल्ड द मॉडर्न इक्विवेलेंट एसेट। The asset which provide similar functions and equivalent utility, the asset being valued, but which is of current design and constructed or made using the current material and technique. आज की डेट की टेक्निक्स, आज की डेट से मटेरियल्स, आज की डेट की डिजाइन से जो बना है, इट्स कॉल्ड द मॉडर्न इक्विवेलेंट एसेट। Depreciation that we have discussed, depreciable amount that also we have discussed, useful life that also we have discussed, economic life वो भी हमने डिस्कस किया है, salvage value that also discussed, again by definitions check the salvage value, estimated amount expected in terms of the money that may be expected while the whole property or component of the whole property that retired from the service is possible use as well as it has a more productive use as well। जब भी उसमें पॉसिबल यूज रहता है, पोटेंशियल ऑफ यूजेस अभी भी स्टिल है, और जो मिलेगा दैट्स कॉल्ड द सैलवेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का डेफिनेशन क्या है? Amount expected in terms of the money that could be realized the property were sold for its material content, not for the productive use। जब भी उसे मटेरियल कंटेंट के हिसाब से बेचते हैं, वजन के हिसाब से, where it has no more productive use, okay, and scrap value। salvage value में possible use as well, मतलब it has a productive use someone else, okay। अब डिफरेंस क्या था स्क्रैप वैल्यू में सैलवेज वैल्यू में? यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, यू आर सेलिंग द एसेट मटेरियल कंटेंट बेसिस, नो प्रोडक्टिव यूज। रेसिडुअल वैल्यू में क्या बोला गया था? इफ द एसेट वेर ऑलरेडी एज एंड कंडीशन एक्सपेक्ट टू द यूजफुल लाइफ ओवर। बट यहाँ वो बोला नहीं गया कि आप कैसे सेल करते हो, मटेरियल बेसिस पे या किसी और के हिसाब से। बट वन थिंग मोर इसमें बोला गया है कि यू हैव टू डिडक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल, जो स्क्रैप वैल्यू में नहीं बोला गया है। सो यहाँ पे दोनों की बात एक होती है, यूजफुल लाइफ मतलब मशीनरी सर्विसेबल कंडीशंस में अब नहीं रही, मशीनरीज आर नॉट कैपेबल टू जनरेट द प्रोडक्शन। अगेन ये जो रेसिडुअल वर्ड है, रेसिडुअल वैल्यू वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप कंपनी एक्ट में पढ़ोगे तो यू विल नॉट गेट अ डेफिनेशन ऑफ द स्क्रैप वैल्यू और सैलवेज वैल्यू, वहां पे डिफाइन क्या है रेसिडुअल वैल्यू। जबकि हमारे वैल्यूएशंस में इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो आपको सैलवेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, वहां पे आपको रेसिडुअल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग डिपार्टमेंट से आई है, अलग अलग सेक्शन से आई है। अदरवाइज स्क्रैप वैल्यू एंड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब यही सेम ही होता है कि एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, तब जो बेचोगे, अब तब बेचोगे, और जो रियलाइज होगा इट इज अ रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। दोनों सेम ही हो गए, रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू दोनों लैंग्वेजेस में सेम ही है। बट अब बताइए, मैं पूछता हूँ आपको, यू हैव टू डू वैल्यूएशन फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप जो वैल्यूएशन फिगर दोगे वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो उसमें हम रेसिडुअल वैल्यू लिखेंगे उसे। सॉरी, वैल्यूएशन अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कर रहे हैं तो उसमें तो हम उसे रेसिडुअल वैल्यू लिखेंगे, तो सेम है कर रहे हैं तो बट स्क्रैप वैल्यू लिखेंगे, बस यही डिफरेंस है। हाँ, तो सेम है
बट उसका यूजेज अलग अलग जगह होता है। ठीक है सर। समझे? मतलब एक ही है, उसका इंटरप्रिटेशन एक होता है, बट यूज क्या करना है वो अलग अलग। वो अलग है। ठीक है सर। जैसे मैं आपको खाना दूंगा तो आपको बोलोगे, मैं बोलूंगा खाओ, लो थाली, और मैं भगवान को दूंगा तो बोलो लो प्रसाद। चीज तो एक ही है यार, ठीक है। जो मैं आपको दे रहा हूँ वही भगवान को दे रहा हूँ, बट मेरे जो वर्डिंग है वो डिफर हो जाएंगे वो क्योंकि differ होता है। उसका प्लेस अलग है। नहीं सर। सही है? ठीक है सर, ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल था। Yeah. Obsolescence that we have discussed, loss in the value, depreciated replacement cost. Okay, cost approach का one more. So when you are replacement cost में से जब भी आप depreciation deduct करोगे और obsolescence deduct करोगे तो जो मिलेगी आपको figure, that is called the depreciated replacement cost. So the cost established by depreciating the replacement cost new. किसको डेप्रिशिएट करते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू को, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट वैल्यू एट्रीब्यूट टू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टोटल यूजफुल लाइफ। देखिए, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टोटल यूजफुल लाइफ, नॉट अ यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टोटल यूजफुल लाइफ आफ्टर taking care of the age, conditions, obsolescence and other relevant factor including residual value or scrap value and of the asset's useful life. It's called the DRC, depreciated replacement cost. So जो ये cost approach का फंडा है, it is a simple. Let's take a steps of the cost approach. अभी ये clear कहाँ गया? Clear all drawing. Okay, so cost approach. First steps of a cost approach to find the reproduction cost new or replacement cost new. Okay, हमें replacement cost new और reproduction cost new find करनी है. Second steps, find the depreciation. Okay, या यहाँ पे हम और लिख देते less depreciation. इसका जो थर्ड स्टेप्स है less obsolescence, और जो फोर्थ स्टेप्स है रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से आप लेस डेप्रिसिएशन करोगे, लेस ऑब्सोलेशंस करोगे, सो यू विल गेट डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और इसे हम बोलते हैं वैल्यू, इक्वल टू वैल्यू, नॉट इक्वल टू वैल्यू, इक्विवेलेंट टू वैल्यू. ओके, और जो ये बनेगा इट इज अ इक्विवेलेंट टू वैल्यू. ओके, सिंबल ऐड नहीं कर सकता मैं. DRC इक्विवेलेंट टू वैल्यू बोलेंगे. सो ये चार स्टेप्स है इन अ कॉस्ट अप्रोच टू फाइंड द वैल्यू. तो फर्स्ट, फाइंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं. सेकंड, फाइंड द डेप्रिसिएशन. सो यहाँ पे पढ़ेंगे हम डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. थर्ड, ऑब्सोलेशंस. तो यहाँ पे पढ़ेंगे ऑब्सोलेशंस क्या है और ऑब्सोलेशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. एक्चुअली इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस हाउ टू फाइंड द ऑब्सोलेशंस. सो हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ऑब्सोलेशंस क्या है. सो ये तीनों स्टेप्स प्रोसीड करके आपको DRC मिलेगी जो आपकी वैल्यू हो सकती है, ये ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू. सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट अप्रोच. आप वैल्यूएशन कैसे करोगे कॉस्ट अप्रोच से. So let's go the cost approach. Value in use that we have discussed. Specialized property. Specialized property मतलब a property that rarely sold in a market. ऐसी प्रॉपर्टी जो ओपन मार्केट में सेल आउट नहीं हो रही है. अगर वो सेल आउट होती है तो कैसे होती है
कि वे ऑफ सेल ऑफ द एंटायर बिजनेस, अगर वो एंटायर बिजनेस सेल आउट होती है तो उसके साथ में ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाती है। okay? तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में और ये डिफरेंस समझिए कि लैंड एंड बिल्डिंग के जो मेजर एसेट्स होते हैं जैसे फ्लैट, ऑफिस, रेसिडेंशियल, बंगलो, ये सब ओपन मार्केट में इजीली सेल होते हैं, जबकि प्लांट एंड मशीनरी ओपन मार्केट में रेयर ऑफ रेयर सेल होती है। सर्विस पोटेंशियल्स, service potential is a capacity of asset to be continue provide goods and services in accordance with the intended objective। मतलब जो भी मशीनरी है या जो भी एसेट है वो अभी कितना मोर प्रोडक्शन कर सकती है फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड द सर्विस पोटेंशियल ऑफ द एसेट। देखिए कोई भी प्लांट एंड मशीनरी की सर्विस पोटेंशियल होगी इफ इट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस समथिंग, then and only the asset has a value। okay, so cost approach जो हमने डिस्कस किया है, so जैसे cost approach के लिए it is a most suitable in case of the individual asset that is a specialized मतलब that is the rare of rare sale in the open market as a second hand। यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट शॉर्ट फॉर्म में डीआरसी। डीआरसी क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू माइनस डेप्रिसिएशन माइनस ऑब्सोलेशंस इफ एनी। सो cost of the market participant of the replacing subject is estimated। so हमारी जो एसेट है वो एसेट आज मार्केट में या उसके जैसी एसेट आज मार्केट में कितने में मिलती है उसका हम एस्टिमेशंस करते हैं। देन reproduction cost is depreciated based on the physical obsolescence and obsolescence। जो अभी हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसमें से हम डेप्रिसिएशन ड्यू टू द फिजिकल डिटोरेशंस and obsolescence deduct करते हैं। So these are the steps of the cost approach। Cost approach find कर सकते हैं replacement cost new method से। Okay, same method। The method indicating value by calculating cost of the similar asset having a equivalent utility, उसके जैसी। Reproduction cost मतलब a method under the cost that indication of value by calculation of creating a replica of its assets। replica मतलब डुप्लीकेट, उसके जैसे ही हूबहू बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। okay, and summation method, it is a method of calculating value of asset by addition of the separate value of its component part। मतलब कोई बड़ी एसेट है, कोई बड़ी मशीनरी है तो क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और सारे कंपोनेंट की वैल्यू जोड़ के जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड द समेशन मेथड। सो फर्स्ट जब भी हाँ बोलिए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड पे जाना है या ये जो एक तो रिप्लेसमेंट हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया, तो उन दोनों में से किस में कौन सा फॉलो करना है, वो कौन कैसे डिसाइड करना है, आप बताइए। कौन सा आइडिया नहीं है इसलिए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ही हम करेंगे ना, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगी जो भी आएगा चीज। सही है। अगर उसका रेप्लिका बनाने के लिए सिर्फ कंपोनेंट्स अवेलेबल है मार्केट में तो रिप्रोडक्शन कंसीडर करेंगे। टेक्नोलॉजी ओल्ड ही रहेगी। सही है। सो बेस स्टार्टिंग पॉइंट is to try to find the reproduction cost। और रिप्रोडक्शन कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती है तो जंप विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके,
अब देखिए पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी की बात करता हूँ, रियल एस्टेट लैंड एंड बिल्डिंग में सिनेरियोस अलग है। आपके 10 साल पुराना मशीन है जो हमने एग्जाम्पल दिया, वो अब मैन्युफैक्चर कोई नहीं कर रहा है, बंद कर दिया, उसकी जगह नए मॉडल्स है। अब आप रिप्रोडक्शन करना चाहोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि नो वन इज मैन्युफैक्चर्ड। अगर शायद कोई रेडी भी हो जाए तो उसका रिप्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि आपके लिए वो स्पेशल बिल्ड कर रहा है। सो इससे बेटर रादर देन गोइंग दिस एक्सरसाइज, स्टार्ट विद द जो आज का मॉडल अवेलेबल है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अडॉप्ट करके वैल्यूएशन करिए। सही है। सो कुछ एसेट ऐसी है, नॉर्मली हमने जब एसेट का डिस्कशन किया तो वी डिवाइड एसेट इन द टू क्लास, मटेरियल बेस्ड एसेट एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एसेट। अगर मटेरियल बेस्ड एसेट है, जैसे आपकी टैंक है, वेसल्स है, रिएक्टर्स है, वो एसेट के लिए आप रिप्रोडक्शन कॉस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ योर एसेट इज अ टेक्निकल बेस्ड एसेट, सो यू हैव टू स्टार्ट विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि ओवर ए टाइम पीरियड टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशंस बहुत जल्दी आ चुके होते हैं और पुराने मॉडल्स मैन्युफैक्चर करना बंद कर देते हैं। सो आपको वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो स्टार्ट विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि भाई आज जो नया मॉडल बना है मिलता है उसकी कॉस्ट क्या है। सो इट इज अ कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट एसेट हैविंग एक्चुअली रिप्लेस इट, ओके, बट यूटिलिटी सेम है। नया मॉडल को कौन कौन सा मॉडल रिप्लेस कर सकता है। देन सर्वे ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज अ प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे बोला कि मटेरियल बेस्ड एसेट होती है, उसके लिए ही वी कैन गो फॉर द reproduction cost. The subject would be actually replaced with its replica, and there is no difference between the replacement cost or reproduction cost. अगर उसे बनाना चाहते हो, reproduction cost is equal to replacement cost, तो कोई इश्यू नहीं है। मगर अब होता क्या है कि आपका रिप्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आता है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम आता है। सही है। सो replacement cost, keep in the word, replacement cost is often but not always less than the reproduction cost. मेजर किस्से में, मेजर इंस्टेंसेस में आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम आती है कंपेयर टू द रिप्रोडक्शन कॉस्ट, सो इट इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यहाँ ये नहीं लिखा कि नहीं है, नहीं आती, बट नॉर्मली replacement cost will be less than your reproduction cost, क्योंकि in a reproduction cost you have to make a particular for the plant and machinery, you have to make a little bit extra effort, और extra effort करने जाओगे तो उसकी cost बढ़ जाएगी। So जो excess capital cost है, मतलब difference between the reproduction cost and replacement cost is one of the obsolescence. चलिए अब हम सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे वही डेस्कटॉप वाला वैल्यूएशन, आपका पुराना कंप्यूटर है, 20 साल पुराना कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और उसका वैल्यूएशन आया। अब वो डेस्कटॉप कंप्यूटर तो मिलने बंद हो गए, उसकी जगह आपका एलसीडी टीवी वाला वैल्यूएशन आता है। एलसीडी टीवी, सॉरी एलसीडी विथ मॉनिटर सिस्टम्स, आपका लैपटॉप आ रहा है। अब आपको उसके रिप्रोडक्शन की कॉस्ट फाइंड करना चाहते हो कि भाई आज नया बनाऊंगा ऐसा ही, यूजिंग सेम मटेरियल एंड सेम टेक्नोलॉजी। सो आपको कॉस्टिंग पड़ता है 2 लाख रुपीस। सही है। और इसको रिप्लेस करने वाली आज की जो एसेट है उसकी कॉस्टिंग आती है 35,000 रुपीस, विच इज मोर सुपीरियर देन ओल्ड वन। डेस्कटॉप कंप्यूटर से तो बहुत अच्छा है। तो बताइए इसके वैल्यूएशन के लिए आप क्या अडॉप्ट करोगे, 2 लाख रुपीस नया बनाने का या 35 लाख रुपीस? रिप्लेसमेंट 35,000 ओके 35। समझ लीजिए अब उसकी बैलेंस लाइफ 5 इयर्स है, मतलब 25 इज अ टोटल लाइफ, तो हमने डेप्रिशिएट कर दिया, 80% डेप्रिशिएट कर दिया। ओके सो इसकी वैल्यू जो बचती है 7,000 बचती है।
LCD वाले के, जिसकी 35,000 रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी, उसको 80% रिड्यूस कर दोगे, 80% डेप्रिशिएशन कर लिया तो 7,000 बचती है। और जो 20 लाख का रिप्रोडक्शन कॉस्ट था, उसे आप 80% डेप्रिशिएट करते हो तो 40,000 बचती है। दैट इज अवर न्यूमेरिक्स। अब बताओ व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, 7,000 और 40,000। 40,000 में आप बेचने जाओगे तो कोई लेगा? 7,000 भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 7,000 भी थोड़ा ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उससे बेटरमेंट वाला मशीनरी हमने पकड़ा, तो हम वो बेटरमेंट या ऑब्सोलेशन वर्ड है वो भी अब रिड्यूस करेंगे। हमने तो ये फिजिकल एज पे सिर्फ डेप्रिसिएशन किया, अब ऑब्सोलेशंस भी है इस एसेट में, तो अगेन वो ऑब्सोलेशन रिड्यूस करेंगे। तो जब रिप्रोडक्शन कॉस्ट इज हायर देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऑलवेज चूज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर द वैल्यूएशन। रिप्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट सेम है तो कोई बात, कुछ भी चूज करो, नथिंग मैटर। Okay, so always it is a better to start with a replacement cost, so instead of a reproduction cost. Yeah. So कभी उल्टा हो गया तो, जैसे रिप्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया तो देन वी कैन विल गो फॉर द रिप्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, ये बट बात सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली मैंने आज तक कहीं देखा नहीं होता है ना। ठीक सही है कि भाई आप बनाने जाओगे उससे रेडीमेड महंगा मिलता है, बट ऑब्वियसली आप समझो कुछ बनाने जाओगे तो रेडीमेड सस्ता ही मिलता होगा बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। क्लियर? सो आपका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, इट इज अ समेशन ऑफ द ऑल कॉस्ट अप टू द पुट द एसेट इनटू द सर्विलेटेड कंडीशंस। इसके लिए मैं लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि मेरी ऑफिस के लिए मुझे एयर कंडीशन चाहिए, तो आई एम गोइंग टू द शोरूम, भाई मुझे एयर कंडीशन चाहिए। उसने मुझे एयर कंडीशन बताया सर ये 35,000 का, मैंने खरीद लिया 35,000। वो मेरे को बिल पकड़ाता है, बिल देख के मैं चौंक जाता हूँ, 40,000 कैसे हो गया सर? 35,000 इज अ प्राइस, उस पर टैक्स लगता है, जो 5,000 लगा इट इज टैक्स। ओके गुड, 40,000। अब 40,000 में तो वो एसी मेरा शोरूम में पड़ा है पैक कंडीशन में, मेरा क्या मीनिंगलेस है। आई हैव टू पुट दिस एसी इनटू माय ऑफिस। तो मैं क्या करता हूँ भाई, 200 रुपये रिक्शा वाले को देता हूँ और बोलता हूँ भाई इसे ऑफिस में भेजा, दैट आई एम पेइंग अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब मेरी ऑफिस में एसी आ गया, फिर भी मेरे लिए यूजलेस है जब तक मैं इरेक्शन कमीशनिंग नहीं कराऊंगा, इंस्टॉलेशन नहीं कराऊंगा। तो मैं किसी इंजीनियर को बुलाता हूँ और वो इंजीनियर आके बोलता है सर 1,000 रुपीज लगेंगे। कोई बात नहीं, अब एसी लिया है तो खर्चा तो करना पड़ेगा, पैक कंडीशन में रख के क्या करूंगा मैं? तो मैं बोलता हूँ चल वेल इंस्टॉल करते। तो बोलता है सर इसके लिए तो स्टैंड चाहिए आपका, आउटडोर यूनिट बाहर रखने के लिए। तो स्टैंड क्या करूँ? तो सर आपको 500 रुपये में और एक स्टैंड खरीदना पड़ेगा जो आउटडोर में मैं रख सकूँ उसको। कोई बात नहीं, 500 रुपये आउटडोर का स्टैंड लिया मैंने, फिर उसने इरेक्शन कमीशनिंग किया, प्लग इन करके चालू हो गया, नाउ आई एम एंजॉइंग, पुट इन सर्विस हो गया। सो ये जो सारे खर्चे हुए, 35,000 ऑफ अ कॉस्ट ऑफ द मशीन, 5,000 टैक्सीज, 200 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 1,000 रुपीज इरेक्शन कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एंड 500 रुपया जो स्टैंड मैंने लगाया, दैट इज माय स्कोप ऑफ वर्क था। वो सबको मैं जोड़ता हूं तो इट्स गिव मी अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू। अभी एडिशनल लीड कॉस्ट नहीं जोड़ी सर आपने, आपके पावर पॉइंट से जहां एसी फिट करना है, अगर लीड चाहिए तो यू हैव टू पुट ऑन एडिशनल लीड। हाँ, तो स्कोप ऑफ वायर में जो भी आएगा वो सब कुछ ऐड करना है आपको, सही है? तो दिस इज एग्जांपल कि भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है। सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आपका होगा एडिशन ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्सवर्क प्राइस या जो भी मटेरियल कॉस्ट है वो, प्लस आपका लेबर चार्जेस, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्लस डिजाइनिंग एंड लीगल अदर प्रोफेशनल चार्जेस कॉस्ट। अगर किसी ने हेल्प की है, मेरे आर्किटेक्चर ने बोला नहीं यहाँ लगाओगे, और आई हैव पे आर्किटेक्चर को 500 रुपीज, तो वो वाला। और कभी भी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट लगते हैं तो बहुत सारे
प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं तो वो वाली सारी फी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फी, इरेक्शन कमीशनिंग की फी आपको देनी पड़ेगी, अनरिकवर टैक्सेस वो आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, फाइनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड ओनली, अगर किसी ने पैसे कहीं से बोरो करके लाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट अप टू द कंस्ट्रक्शन, अप टू द पुट इन सर्विसेज, वो फाइनेंस कॉस्ट भी आपके रिप्लेसमेंट की पार्ट है। बट कीप इन द माइंड, फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट पार्ट कितने टाइम तक, जब तक वो एसेट पुट इन सर्विस नहीं हो जाते तब का ही इंटरेस्ट यू कैन कैलकुलेट। ओके, सो ये सारे का समेशन इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब इसमें कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि जैसे कुछ इज अ कॉल डायरेक्ट कॉस्ट एंड समथिंग इज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है आपकी, जो आपके एक्सवर प्राइस है विथ एप्लीकेबल टैक्सेस, जो आपको बिल मिला, मेरे को 40,000 का बिल मिला, इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। देन कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन विथ इंश्योरेंस। सो नॉर्मली जब भी कोई मशीन वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन ट्रांसपोर्ट होती है बाय रोडवेज, बाय सीवेज और बाय एयरवेज, ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन दे आर टेकिंग द इंश्योरेंस। भाई एक्सीडेंट हो जाएगा तो आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, सो transportations and insurance during the transportations. Then cost of the packing, forwarding and handling. पैक करने की कई बार कॉस्ट होती है, हैंडलिंग मतलब अनलोडिंग, लोडिंग करने की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ इरेक्शन कमीशनिंग, कॉस्ट ऑफ द पाइपिंग, इलेक्ट्रिक फाउंडेशंस इंक्लूडिंग नेसेसरी सिविल वर्क, जो मैंने स्टैंड लगाया था एसी के आउटडोर रखने के लिए। सो ये सारी कॉस्ट है, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, ये सारे कॉस्ट को आपको जोड़ना पड़ेगा। हर एक मशीन टू मशीन ये कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट डिफर होता है या उसकी वेटेज डिफर होती है। देन इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो मैंने इंटरेस्ट पे किया या जो मैंने आर्किटेक्ट इंजीनियर को कंसल्टेंट्स फी प्रोवाइड की, जो मैंने फी फॉर द लाइसेंस एंड स्टैट्यूटरी परमिशंस के लिए प्रोवाइड की, मेरा जो फाइनेंस चार्ज है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस मैंने कुछ इक्विपमेंट लीज पे लिए, या ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द प्लांट मैंने इंश्योरेंस लिया, ये सारे आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये सारे समेशन आपको करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ध्यान रखिएगा। सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू आप काउंट कर सकते हैं यूजिंग अ 3 मेथड। ओके, दिस 3 मेथड इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। एक तो डिटेल मेथड से, दूसरा आप फाइंड कर सकते हैं इंडेक्सेशन से, और तीसरा फाइंड कर सकते हैं आप कॉस्ट टू कैपेसिटी मेथड से। व्हाट यू मीन बाय द डिटेल मेथड? सो डिटेल मेथड में क्या है, यू आर गोइंग टू द मैन्युफैक्चरर, टू द डीलर, टू द सप्लायर, और उससे पूछ के इंटरेक्शंस करके आप रिटर्न वर्बल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो प्राइस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड करते हैं। मतलब यू आर गेटिंग द बजटरी कोड और कोटेशन फॉर द मशीन, कि भाई ये नया मशीन इतने में मैं आपको सेल आउट करूंगा। सही है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उसी चीज का। लेट मी, you are getting a one quote price from a supplier. So ये quote price में उसने क्या क्या बोला है कि जो भाई ये जो मेरा मशीन है, it is a expert price 26,800 for a 1 unit. फिर क्या बोला है भाई, एडिशनल चार्जिंग आपको पैकिंग, फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग, स्टोरेज एट द साइट आपको एज एक्चुअल पे करना पड़ेगा। ओके, आपको जो टैक्सीज है वो 1% दिस मच वेट एंड दिस मच एक्साइज ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। फिर ये जो मैं आपको मशीन बेच रहा हूं उसके लिए जो आपको आरसीसी वर्क, बेस फाउंडेशन, इलेक्ट्रिकल पाइपिंग कनेक्शंस जो भी करना है वो आपको करना है, आपके खर्चे पे करना है। सो
When you are going to find the replacement cost, तो ये आपका रहेगा एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे डिफाइन किए हैं आपके टैक्सेस, और आपको कॉस्ट फाइंड करने की पड़ेगी पैकिंग, फॉरवर्डिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब की, प्लस उसे सर्विसेबल कंडीशंस में आपको जो भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा वो सारे कॉस्ट आपको फाइंड करना पड़ेगी, और उस सब का समेशन, इट इज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, सो ये कोटेशंस है, आपको रिटर्न फॉर्म में सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ने इंफॉर्मेशन दी। सो आपको एडिशन करना पड़ेगा टू फाइंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्चुअल प्राइस, अगर कोई इंपोर्टेड मशीनरी है तो वी आर गेटिंग द एफओबी और सीआईएफ, एप्लीकेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, कॉस्ट ऑफ पैकिंग फॉरवर्डिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, कॉस्ट ऑफ लिफ्टिंग कॉस्टिंग, cost of installation and erection commissioning, cost of the scope of buyer, there is a civil work, labor, electrical, piping, anything, ये सब का समेशन करोगे, you will get the replacement cost due. Okay, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया है कि आपके एक्चुअल प्राइस थी 10,000 रुपीज, उस पे अनरिकवेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज 1500। कीप इन द माइंड अनरिकवरेबल टैक्स एंड ड्यूटीज, मतलब वो टैक्स एंड ड्यूटीज जो आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। इफ इट इज रिकवेबल, नॉट रिकवरेबल, द वर्ड इज इफ इट इज अ रिबेटेबल, जो जितना रिबेट, जितना वापस मिलने वाला है वो आपको कैलकुलेट में नहीं लेना। ओके, वो ऐड नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि आपको पहले भाई 10 रुपया टैक्स भर लो, अगर आप इसे प्रोडक्शन करोगे तो आपके 10 में से 5 रुपया वापस मिलेगा, तो 5 रुपया दैट इज अ रिकवेबल, तो वो 5 रुपया यू डू नॉट हैव। जैसे अभी गवर्नमेंट, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं दैट इज अ, क्या बोल रहे हैं, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम। सो भाई प्रोडक्शन करोगे तो आपको इतने इंटेंसिव मिलेंगे, मतलब पैसा वापस मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। सही, सो देन एट द कॉस्ट ऑफ, सब्सिडी होगी सर ये, सॉरी सब्सिडी होगी सर ये, सब्सिडी नहीं, सब्सिडी इज अ डिफर्ड थिंग। सब्सिडी क्या होती है, वो आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें पहले से आपको दी होती है। सब्सिडी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि आप प्रोडक्शन करोगे तभी मिलेगी। Excuse me, sir, it is incentive based on your production. या तो दैट इज अ पीएलआई। बहुत सारे ऐसे इंपोर्ट ड्यूटीज है इंडिया में, इंपोर्ट ड्यूटीज, कि आप वो मशीन इंपोर्ट करते हो तो आपको ड्यूटी भर देनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, भर दो। फिर उनके पास क्या क्लोज होता है कि भाई आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे और इतना प्रोडक्शन निकालोगे तो आपके इंपोर्ट ड्यूटी के जो 50% है आपको वापस मिल जाएंगे, तब तक नहीं मिलेंगे। सही है। सो इंपोर्ट ड्यूटी तो आधी पहले तो भरनी है आपको पूरी, फिर आप क्लेम कर सकते हो जब प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो जाए और जो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड है गवर्नमेंट का या स्कीम का वो प्रोडक्शन हो जाए तो आपको वो 50% इंपोर्ट ड्यूटी वापस मिलेगी, या कई बार आपको 100% इंपोर्ट ड्यूटी भी वापस मिलती है। सो ऐसी जो रिबेटेबल चीजें होती है दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ हियर। ओके, सो कॉस्ट ऑफ पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशंस, कॉस्ट ऑफ लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग, लोडिंग अनलोडिंग और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, कॉस्ट ऑफ इरेक्शन कमीशनिंग, कॉस्ट ऑफ द बायर्स को सिविल वर्क और ये सब करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस यहाँ पे नहीं था, कॉस्ट ऑफ द प्रोफेशनल चार्जेस यहाँ पे नहीं था। सो ये सब का जोड़ाओगे, मतलब समेशन करोगे तो जो आंसर आएगा इट इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, और इसको आपको डेप्रिशिएट करना है। ओके, दिस इज कैलकुलेशन फॉर द इंडिजीनियस मशीन। सर अगर सर सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हेलो, बोलिए। मेरा ऑडियो खत्म हो गया था तो मैं पिछले 5-7 मिनट से सुन नहीं पाया था। मान लिया ये इस टिपिकल के ऊपर, कूलिंग टावर के ऊपर हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू देख रहे हैं, 6000 लीटर प्रति आवर का है, और सप्लायर कहता है ये तो मैं महीने के 2 ही बनाता हूँ, पर जो मेरा 8000 लीटर पर मिनट वाला है, 8000 पर आवर वाला है, वो मैं तुमको 20,000 का दे दूंगा या 8000 का दे दूंगा। मतलब एग्जिस्टिंग रिक्वायर्ड मॉडल से मेरा एडवांस मॉडल इज चीपर,
because he has reasons to give it cheaper. तो हम क्या कॉस्ट लेंगे साहब? और वो नया वाला मॉडल पुराने मॉडल की जगह पे बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाता है। एग्जैक्टली फिट हो जाता है। हाँ, ये बहुत बार संभव होता है। मशीन मैं समझ गया। व्हाट इज द वैल्यू? एक्सवर्क्स प्राइस उसकी 8,000 है और नए वाले की मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ओके। देखिए हमारे दिमाग में वो कैलकुलेशन ही वैल्यू है, दैट इज नॉट वैल्यू। 1000 की वैल्यू हाई है। नहीं, वैल्यू हाई या लो नहीं, आई एम पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज अ इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल इन द एसेट। अगर आपको 6,000 की जगह 8,000 लगाने से इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं, सो 8,000 की वैल्यू है। अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहे हैं तो 8,000 की कोई वैल्यू नहीं है। समझे? 8,000 लगाने से अगर आपका कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ता है तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक मुझे मोटा बड़ी कैपेसिटी वाला मशीन कम दाम में मिल रहा है इसलिए मैं खरीद लेता हूं। आपको जरूरत है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। फिर हमने दूसरी बात जो अभी बोली थी सरप्लस एसेट, उसमें ये भी आती है कि सरप्लस कैपेसिटी। आपको जो चाहिए था 6,000 का और आपको मिल रहा है, आपने लगाया 8,000 का, so 2,000 is your surplus capacity. No one is paying extra for it to you. तो वैल्यू का कंसेप्ट समझिए rather than cost and price. which means कि अगर नया वाला प्लांट, नया वाला कूलिंग टावर मेरे को महीने के 100 यूनिट्स की सेविंग करता है कंटिन्यूअसली, so during the useful life I will on the new plant I'll save say 10,000 rupees on electricity consumption. सही है। हाँ, तो ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे ही ना। तो रिप्लेसमेंट मतलब सिमिलर एसेट हैविंग अ इक्विवेलेंट यूटिलिटी। अगर वो आपको इकोनॉमिक है तो दैट विल बी डिस्कस, आगे भी आएगी वो चीज। ओके, सो व्हेन ये हमने जो परचेसिंग की बात की, दैट इज अ इंडिजिनियस मशीन, मतलब इंडिया में से कोई परचेस करते हैं। अगर हम कोई एब्रोड से मशीन परचेस करते हैं, आउट ऑफ कंट्री से कोई मशीन परचेस करते हैं, so they are giving a quote price in a two way, that is a FOB or CIF. ये समझ लीजिए, that is a कोई फॉरेन कंट्री है, ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया का बायर का लोकेशन है और ये इंडियन का पोर्ट है। FOB प्राइस मतलब क्या? फ्री ऑन बोर्ड। जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट से आपके मशीन को उसके पोर्ट तक ले जाने का खर्चा आपके FOB में आ गया। इतने तक का खर्चा आपका FOB वैल्यू में आ गया। अब यहां से लेके इंडियन पोर्ट तक लाने का खर्चा विल पेड बाय द बायर। तो जो भी मरीन ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस पे करना है वो बायर करेगा। अब इंडियन पोर्ट पे आएगा तो बायर इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा। इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट के बाद वो अपने ही खर्चे से मशीन को पोर्ट से अपनी साइट तक ले जाएगा। सो FOB में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इतनी ही, बाकी का खर्चा विल पेड बाय द बायर। इफ यू गेटिंग द प्राइस, अगर आपको प्राइस मिलती है इन टर्म्स ऑफ द CIF, CIF का मतलब CIF में जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने बोट पे डालेगा और इंडियन बोर्ड से लेके इंडियन पोर्ट तक लाने का खर्चा पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे जो हमारा इंडियन बायर है वो कस्टम ड्यूटी पे करेगा, पोर्ट से बाहर लाएगा और अपने खर्चे पे ले जाएगा। सो FOB वैल्यू मैन्युफैक्चर यहाँ तक इंक्लूड हो जाती है
बाकी का खर्चा पेड बाय द बायर। CIF वैल्यू में okay, यहां तक का ये वाला खर्चा CIF वैल्यू में आपका मैन्युफैक्चर बेयर करता है यहां तक का खर्चा, बाकी का खर्चा आपको बायर करेगा, इनकम इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा और पोर्ट से लेके अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट तक का खर्चा ये करेगा। ओके, या एनी डाउट और एनी क्वेश्चन इन द FOB और CIF? सॉरी, CIF का फुल फॉर्म क्या है सर? कॉस्ट सर, CIF का फुल फॉर्म? अरे मैं समझ गया, मैं एक्चुअली एक मिनट ठहरिए ना। या ओके, सो यहाँ तक जो खर्चा है इट इज कॉल्ड द फ्री ऑन बोर्ड, और यहाँ तक का खर्चा है if paid by the manufacturer is called the cost, insurance and freight. Okay, cost, insurance और freight। એટલે ये जो मरीन या सी वे किसी भी तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सारा खर्चा फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड आई इट इज द इंश्योरेंस, वो मैन्युफैक्चर पे करेगा। FOR और FOB सेम चीज है सर? या FOR एंड FOB, नॉर्मली FOR वर्ड यूज है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग द एयरप्लेन मतलब एयरवेज। Yeah, okay, so when you are getting the price informations from the imported, just like they are giving the $1,000 FOB, मतलब ये FOB मतलब क्या होगा, फॉरेन पोर्ट तक का ही प्राइस। अब आपको ऐड करना है मरीन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, दैट इज $100। तो दोनों का करोगे तो ये आ गया इंडियन पोर्ट तक की प्राइस। इंडियन पोर्ट तक की प्राइस मतलब इट इज अ CIF। कन्वर्ट इनटू द इंडियन रुपीज, जो भी करेंसी कन्वर्जन रेट है उससे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कीजिए। देन एड द लैंडिंग कॉस्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आपके मशीन पे एप्लीकेबल है वो इंपोर्ट ड्यूटी पे कीजिए। इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद आपका मशीन आउट ऑफ पोर्ट आएगा और पोर्ट से मैन्युफैक्चर साइट लेके इरेक्शन कमीशनिंग करने का जो भी अदर खर्चा है दैट वी आर मेकिंग इन अ लास्ट एग्जांपल, वो सारा खर्चा अगेन ऐड कीजिए एंड यू विल गेट योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू फॉर द फॉरेन मशीन्स। Okay, so this is the first method how you can calculate replacement cost new using the detail method. Okay, any doubt in any terminology? So we can discuss.